कैसा होता है? बताओ बाबू, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 233 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? 234 नंबर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। किसमें बनेगा बउआ? उत्तल दर्पण में। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे बताओ, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बताइए, क्या एक उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो नहीं। आगे बताइए, अब आप लोग ऐसे आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? मतलब आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नहीं होगा। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? बताइए, अवतल की उत्तल? जल्दी जल्दी से जवाब बताओ बाबू, ऐसे जवाब बताना है। अगर कोई दर्पण है और उसका फोकस दूरी -15 है, आपको पता है ना कि ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है? हमेशा याद रखिएगा, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो जवाब हो जाएगा अवतल। अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आगे बताइए, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा। आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में परिभाषा लिखें तो यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का मान ये ऋणात्मक है तो बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। लिखेंगे, यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष क्या है? उल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा बाबू? वक्रता त्रिज्या बोले तो r बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो r बराबर होता है, f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। तो f बराबर r का मान दिया हुआ है 20/2, यानी कि हो जाएगा 10, यानी कि f बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अगर बिना ऑप्शन के भी आप पे आंसर देने की काबिलियत है तो समझिए कि आप सही खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बता दीजिए 241। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताइए, कोई भी एक उपयोग बता दीजिए उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बताओ, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर अगर 32 सेंटीमीटर है तो f बराबर r/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16, यानी f बराबर हमारा 16 सेंटीमीटर आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बताइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा पदार्थ? याद रखिएगा, मिट्टी जो है वो लेंस बनाने में नहीं होता, जल, कांच, शीशा इस लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायऑप्टर तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। 244 का सी नंबर ऑप्शन याद रखिए, ठीक है ना? चलिए आगे बता दीजिए, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, भाई आपको कई बार हम बता चुके हैं कि अगर समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमको कहां पर रखना पड़ेगा? उत्तल लेंस को। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी और दुगनी दूरी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, फोकस की दुगनी दूरी और फोकस के बीच में रखेंगे, लगभग वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है ना? लगभग कहां पर रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, याद रखिए। आगे बता दीजिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कोई दर्पण है और कोई लेंस है, ठीक है ना? उसका फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? तो दर्पण और लेंस संभवतः दोनों क्या होगा? अवतल होगा, क्योंकि ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल का ही होता है। आगे बताइए बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो जवाब होगा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, प्रवर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। आगे, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? तो 2 ही नियम, अपवर्तन के 2 और प्रवर्तन के 2 अभी बता दिए। आगे बताइए आप लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और बाबू 250 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, सॉरी सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटे sin r होता है। क्या होता है? sin i बटे sin r होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है बाबू? sin i बटे sin r होता है, याद रखिएगा। तो 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना? अब आइए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव